अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिस पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है इसका मईशत के ऊपर, आवाम के ऊपर और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके मुस्तकबिल के ऊपर वो कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे असरअंदाज होती है। अगर हम देखें आजकल मुल्क की जो सियासी हालात जा रहे हैं, जो उसमें कश्मकश है, उसमें जो स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, मशरूत नहीं होगी, कामयाबी नहीं होगी। इसी के साथ साथ अगर हम देखें आजकल के जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो कोई चीज़ आप लेते हैं तो 5 से 10 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद उसका रेट अगर जाके दोबारा पूछें तो उसका रेट चेंज हुआ हुआ होता है। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो जिसका दिल आता है वो अपना रेट लगा लेता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दूंगा आटे की, जो कि एक कॉमन ज़रूरत है हमारे माशरे की, जिसकी हर एक को ज़रूरत होती है। आटे की मैं बात करूं तो रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, लेकिन आटे की कीमतें वहीं के वहीं हैं, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि जो गंदम की कीमत है वो बढ़ने की वजह से आटे की जो कीमत है वो डेफिनेटली सी बात है बढ़ रही है, और उससे दो दो गुना ज़्यादा बढ़ रही है। और जो आटा है वो मजदूर की दस्तरस से बालातर है। और ये बात आम लोग तो समझने से ही कासिर हैं कि वो अपना जो एक वक्त का खाना है वो कैसे खाएंगे, अपने बच्चों का गुजर बसर कैसे करेंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेके हमारे साथ आज हमारे मेहमान मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब ये फाइनेंस पीएचडी स्कॉलर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे डिस्कस करते हैं कि इनका क्या ख्यालात हैं, कैसे इन चीज़ों इनको इसको कंट्रोल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे काम करना चाहिए, और जो दीगर अदारे हैं जिनका तल्लक महंगाई को कंट्रोल करने का है, वो कैसे इसके साथ मिलकर काम करें। थैंक यू अगेन इफ्तिखार भाई, और मैं आपको अपनी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ कि आप आए और आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू हमजा भाई, आपने मुझे मौका दिया। ये बहुत जो है ना वल्नरेबल कंडीशन अख्तियार कर गई इन्फ्लेशन पाकिस्तान में। तो एक्चुअली इन्फ्लेशन को समझने के लिए, महंगाई को समझने के लिए सबसे हम्म, मेजर चीज़ ये होती है कि हर बंदे को हम इस तरह बात करें कि एक लेमैन भी इसको समझ जाए। तो बिल्कुल सही कहा एक्चुअली जो आपने। है ना, इन्फ्लेशन जो है इसने पुअर तबका जो है वल्नरेबल कंडीशन में उसको लेके चला गया है। जो हम्म इन्फ्लेशन जिस हद तक बढ़ गई है पाकिस्तान की, एक हम्म हमारा एक मिडल जो है ना, उसकी एवरेज सैलरी 30 टू 40,000 थी। तो अगर इन्फ्लेशन का हम कंपैरिजन करें 2022 से, तो तब इन्फ्लेशन थी 9.3%, जो कि अब रूरल एरिया में जो है वो 50% के राउंड अबाउट चली गई है, और अर्बन एरिया में जो है वो 47% पे चली गई है। तो बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो जो तबका इससे इफेक्टेड हुआ है वो पुअर पीपल है, या फार्मर है, या जो रूरल एरिया में रहते हैं लोग, वो इससे इफेक्टेड हुए हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ हमारे पूरा पाकिस्तान का जो है या किसी भी इकोनॉमी का जो है ना इन्हिसार, वो उसकी जीडीपी पे होता है। तो जब लोगों हम्म में इतनी पावर ही नहीं हो कि वो चीज कोई प्रोड्यूस, हम एक कंज्यूमर नेशन है, वी आर नॉट प्रोड्यूसर। बिल्कुल हमारा मोस्टली जो है ना डिपेंड कर रहे होते हैं इम्पोर्ट्स पे। तो इम्पोर्ट जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, तो लोग कैसे खरीदेंगे, वो चीजें कैसे बिल्कुल खरीदेंगे। हम ऑयल तक के तक जो है वो भी हम इम्पोर्टेड, हालांकि इवन के ये गंदम जो रशिया से आई है, जिससे बेशुमार लोग जो है वो आपको पता है कि लाइन में लग के भी अपनी जानें दे गए हैं। तो ये आप इससे अंदाजा लगा लेंगे किस हद तक इन्फ्लेशन थी पाकिस्तान में यह है। यानी एक हमने पुअर मैन को, एक मिडिल मैन को हमने किस जो है ना वो अ, किस प्लेस पे लेके आ गए हैं, किस पॉइंट पे लेके आ गए हैं कि वो एक आटे के थैले के लिए वो अपनी जान देने को तैयार है। तो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन राइज हुई है एक साल में तकरीबन 30% राइज आया है। इन्फ्लेशन में हम्म 31% राइज आया है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम देखते हैं पिछले साल, सपोज के ये अप्रैल है, तो हम पिछले साल 2022 का अप्रैल देखेंगे, और इस साल का अगर मंथ टू मंथ कर रहे हैं तो फिर तो ये हम पिछले मार्च का कंपैरिजन करेंगे इस अप्रैल के साथ। तो अगर हम ईयर टू ईयर करें तो हम पिछले अप्रैल को 2023 के अप्रैल के साथ हम हम्म कंपेयर करके फिर हम निकालेंगे कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है जिसको कहते हैं, वो कितनी इंक्रीज होगी है। तो बिल्कुल। अगर देख अच्छा, इसमें जीडीपी रेशियो, ये तो इफ्तिखार भी बातें होती रहेंगी, लेकिन इसमें जो मेन हमारा पर्पस है वो ये है कि
जो महँगाई है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर यानी कि मईशत के ऊपर कैसे असरअंदाज़ होती है और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या इक़दामात किए जाने चाहिए? एक आम अवाम को क्या चाहिए कि वो करे? एक कह लें कि एक जो हमारे रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनको क्या-क्या इक़दामात करने चाहिए ताकि कि हर चीज़ जो है ना एक आम आदमी की दस्तरस में ईज़िली हो? इसके लिए मैं पहले ना 1-2 पॉइंट आपसे शेयर करूँगा कि हुँ, आप हुँ। इस चीज़ को समझ जाएँ। उनके लिए सामईन जो हैं, जो भी हमारा इंटरव्यू मेरा सुन रहे हैं, वो सारी ये चीज़ें समझ जाएँ कि ये किस तरह इफ़ेक्ट किया है इन्फ्लेशन ने। देखें 2000 अगर हम 21 से 22 की बात करें ना 21 से 22 की, तो तब हुँ, हुँ। जीडीपी 6% था और इन्फ्लेशन थी 9.3%। जबकि अभी इन्फ्लेशन है 47%, जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 31.15% है। अप टू मार्च। लेकिन अभी अप्रैल का अगर इंक्लूड करें तो वो 47% पे चली गई है। और अब हमारा जीडीपी कितना है? हमारा जीडीपी जस्ट 2% है। हुँ, यानी इन्फ्लेशन जब 9.3% थी, तो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारे मुल्क में तब हो रही थी 6% तक। तो सारे का सारा जो है ये इन्फ्लेशन की ही वजह से हमारी जीडीपी भी डाउन हुई है। हुँ, तो हुँ। जब जीडीपी डाउन होती है, इसका मतलब है आप प्रोड्यूस ही कुछ नहीं कर रहे। लोग जो है आप कंपनीज़ फायर कर रही हैं। एक और दूसरा पॉइंट है इसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2020 में 4.5% था, 2021 में 4.35% था, जबकि 2022 के एंड पे 6.2% हो गया। अब हमारे मुल्क में पहले अगर जो है वो 4 टू 5 मिलियन पीपल जो है अनएम्प्लॉयड थे, अब 10 टू 12 मिलियन हो गए। किस वजह से? सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से। हुँ। आगे यानी कि एक डबल और हो गए हैं पॉइंट ना, इसमें उनकी मैं अमाउंट डबल हो गई है। डबल हो गई है। और एक और है कि इन्फ्लेशन रेट जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो है 9.5 या 9.3% के राउंड अबाउट था। ये इन्फ्लेशन की ही वजह से जो है, ये सारी की सारी जीडीपी डाउन हुआ, जीडीपी नहीं है। जब जीडीपी आपका डिक्लाइन करता है, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। आप हुँ, हुँ। एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, तो लोग बेरोज़गार होंगे। इसके लिए बिल्कुल। इसके ईयर्स मैं ईयर्स की तरफ आता हूँ कि हमें ये देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो गवर्नमेंट और एक सेंट्रल बैंक। ये दोनों जो है ना ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। इन्फ्लेशन होती बिल्कुल। भी इन्हीं की वजह से है और कंट्रोल भी यही कर सकते हैं। इन्फ्लेशन होती है जब गवर्नमेंट अपना डेफिसिट बजट जो उसको बजट में खसारा होता है, उसको पूरा करने के लिए न्यू करेंसी पब्लिश कर देती है। न्यू करेंसी जो है ना वो प्रिंट आउट कर देती है। जब न्यू करेंसी प्रिंट आउट करती है, मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन जो है वो कम होती है। अब जीडीपी की मैंने बात जैसे हिस्ट्री बताई कि प्रोडक्शन तो कम हो रही है और दूसरी तरफ बजट जो है टैक्स का खसारा जो है वो बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट ने उस खसारे को मेयर करने के लिए, उस खसारे को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने न्यू करेंसी प्रिंट कर दी। या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगा देती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। हुँ, तो इन्हीं इन्हीं की वजह से जो है ना, ये जो है टैक्स लगाना ये फिजिकल पॉलिसीज़ में आता है, ये गवर्नमेंट का काम है। मॉनेटरी पॉलिसी की साइड पे क्या आता है, इंटरेस्ट रेट या प्रिंट आउट मनी। तो ये 2 बेसिक यानी एक और चीज़ होती है कि गवर्नमेंट क्या चाहिए कि ये एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हुँ, एक होती हुँ। है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बिल्कुल। कि आपके पास एक 100 एसी है सपोज़, बंदा 1000 लेने वाला आ जाता है, 1000 बंदा लेने वाला उसको आ जाता है, उसकी कार अगर आप 1 लाख का दे रहे थे एक, अब आप देखते हैं कि 100 एसी है, अब बंदा 1000 है, यानी चीज़ आपके पास क्वांटिटी थोड़ी मकदार में है, लेकिन उसको लेने वाले बेशुमार लोग आ गए हैं। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर उसकी कॉस्ट ऑटोमैटिकली बढ़ा देता है, क्योंकि उसके पास इतना मटीरियल सोर्सेज़ ही नहीं है। हुँ, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हो रहा है। मैंने जैसे कहा कि हम कंज्यूमर नेशन है। हम बाहर से इंपोर्टेड गुड्स पे हम जो है ना वो डिपेंड कर रहे हैं। तो जब इंपोर्टेड गुड्स ही महँगी मिलेंगी या नहीं आएँगी या वो एक ब्लॉक हो गया है, हमारे पास डॉलर नहीं है, हम उनको पेमेंट नहीं कर सकते। वो एक लिमिटेड हमारे पास जो है रॉ मटेरियल लिमिटेड है, उससे जो चीज़ें बनेंगी वो कम मकदार में बनेंगी, लेने वाले उसको ज़्यादा हैं। मनी सप्लाई गवर्नमेंट ने ज़्यादा कर दी है, मार्केट में हर बंदे के पास पैसा है। तो ये
उसको पैसा तो है लोगों के पास लेकिन चीजें नहीं है। दूसरी तरफ क्या है कि आप लेबर ज्यादा कर देते हैं, रॉ मटेरियल आप अगर बाहर से मंगवाते हैं तो वो महंगा मिलता है, उसको कहते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी आपने कास्ट ही ज्यादा कर दी, लेबर आपको ज्यादा महंगी मिल रही है, तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, उसने तो प्रॉफिट में जाना है, वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए चीज की कीमत बढ़ा देगा। जब वो चीज की कीमत बढ़ा देगा तो हर बंदे के पास वो महंगी चीज जाएगी। बिल्कुल। तो इसमें क्या इकदामात क्या करने चाहिए बेसिकली? इकदाम तो ये करने चाहिए कि गवर्नमेंट साइड को जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना चाहिए, मनी हम्म। सप्लाई को कंट्रोल करना चाहिए, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो, कम सर्कुलेट हो, करेंसी करेंसी की सर्कुलेशन को रिड्यूस करना चाहिए। एक तो ये है अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की साइड पे देखें। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट को टैक्स जो है ना वो कम लगाने चाहिए, टैक्स कम लगाएंगे चीज सस्ती मिलेगी। थर्ड वन, हमें बाहर से जो है ना, हमें इन्वेस्टर को प्रमोट करके, उसको मोटिवेट करके, उसको कॉन्फिडेंस में लेके आके उसको ये हमें मोटिवेट करना चाहिए, आप कॉन्फिडेंस में लेके आना चाहिए कि वो इधर इन्वेस्टमेंट करे। जब वो हम्म। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, उससे क्या होगा, कंपटीशन पैदा होगा, मोनोपोली नहीं रहेगी। फर्ज बिल्कुल। करें एक बंदा एक अगर ग्री कंपनी है, वो ही सिर्फ एसी बना रही है, अगर इधर 100 कंपनीज आ जाएंगी तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज की प्राइस डाउन हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन आ गया, मोनोपोली खत्म हो हम्म। गई है। तो गवर्नमेंट को बैरियर फ्री कर देना चाहिए मार्केट को, कि कोई भी उसमें आगे इंटर होके अपना जो है प्रोडक्शन कर सके। जब प्रोडक्शन करेगा जीडीपी हमारा ग्रो करेगा, जब जीडीपी ग्रो करेगा लोगों को रोजगार मिलेगा, जब लोगों को रोजगार मिलेगा लोग पुअर से मिडिल में आ जाएंगे, मिडिल से फिर अपर चले जाएंगे। एक तो सही ये है है। कि आप मार्केट लेवल कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए, उनको खाद की शक्ल में, खाद में देनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी में देनी चाहिए, और फ्यूल जो है, फ्यूल प्राइसेस ये डाउन करने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सस्ती करनी चाहिए किसानों के लिए, ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। जब वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, मार्केट में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो बास्केट ऑफ गुड्स है, उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी। जब उसकी प्राइस डाउन, क्योंकि वाफर मकदार में चीज है, हम्म। तो जब चीज वाफर मकदार में होती है, डिमांड और सप्लाई वाला चक्कर है, जब चीज जो है वो वाफर मकदार में होगी तो लोग उसको जो है ना वो जो सस्ती मिलेगी, कंपटीशन आ जाएगा। इसी तरह दूसरी मार्केट में भी कंपटीशन आ गया, वो कंपटीशन का यानी कंपटीशन आ गया, चीज सस्ती होगी। इसी तरह जो ये फार्मर है, इनको सब्सिडी देनी चाहिए, किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि ये भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें और हम इसको जो है ये कोप अप कर सके इन्फ्लेशन को। सही है। तो इफ्तिखार साहब यहाँ तक तो ओके है। आगे ये भी बताते चलिएगा कि वो कौन से अवामिल हैं कि जिसकी वजह से जिनका अमल दखल सबसे ज्यादा होता है महंगाई को बढ़ाने में। चले वो कुछ तो आपने बता दी हैं। साथ ही इसके ये चीज भी थोड़ी क्लियर करते चलें कि इसमें जो हमारी हुकूमत है और मरकजी बैंक है वो कैसे इससे निपटे। अगर तो चले माना कि इन्फ्लेशन हो जाती है तो उसका निपटने का आसान से आसान तरीका क्या है? एक तो आपने बताया कि आप जो है ना टैक्स कम कर दें। ठीक है, उसके अलावा जो है ना बैरियर फ्री कर दें ताकि लोग आए, कंपटीशन बढ़े तो इन्फ्लेशन कम हो। इसके अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक आम आवाम भी चाहे तो वो कर सके और एक बिजनेसमैन पर्सन है वो भी कर सके? देखें, सबसे पहले तो हमें ना फ्यूल को सस्ता करना चाहिए, हम्म। फ्यूल प्राइस कम चाहिए। लेकिन जब ये भी तो फ्यूल प्राइस, लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है कि फ्यूल ऑलरेडी हमारा तमाम कंट्री से ज्यादा सस्ता है, क्योंकि अगर हम टर्की के साथ वो कंपैरिजन करें तो टर्की में और पाकिस्तान में सेम रेट है इस टाइम पे फ्यूल का, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो। लेकिन आप अगर इन्फ्लेशन को काउंट करें तो तुर्की जो है वो इन्फ्लेशन उतनी नहीं है, 47%, तो किधर है ये, तो हम जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि इन्फ्लेशन को जिसमें भी हम तो कह कंट्रोल सकते हैं करें। कि हम दिवालिया होने के मतलब दरवाजे पे खड़े हैं, बस इंटर होने की देर है। इन्फ्लेशन में जा रहे हैं हम। आई होप के जो है ना, हम एक साल में अगर इसी तरह सिचुएशन चलती रही तो हम तो ये 70-80% इन्फ्लेशन पे चले जाएंगे। जो चीज आज से 1 साल पहले हमें 100 रुपए की मिल रही थी, वो आज हमें 150 की मिल रही है। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है।
ठीक है ना। तो इसमें फ्यूल प्राइस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोडक्शन हम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमें सब्सिडी देनी चाहिए किसानों को, ठीक है। किसानों को गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे मोस्टली फार्मर्स को, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करें। देखें, किसान के पास पैसा नहीं होगा, किसान को चीजें महंगी मिलेंगी, वो प्रोडक्शन कैसे करेगा? हम्म। उसको खाद महंगी मिलेगी, ठीक है। उसकी फसल जो है वो सारी की सारी जो है, वो मिडल मैन जो इन्वॉल्व होता है, जिसको आड़ती हम बोलते हैं, वो सारी उठा के ले जाएगा। तो वो उसके पास क्या बचेगा, या वो अपने फैमिली का कैसे गुजारा करेगा? जब हम चीजें सस्ती देंगे, तो उसकी फसल जो है, जो उसने प्रोड्यूस की है चीज, वो जब मार्केट में जाएगी तो उसको भी बचेगा कुछ। हम्म। हमें पहले तो ये है क्योंकि हम एग्रीकल्चर, हम कहते तो हैं हम एग्रीकल्चर है, कल्चरल नेशन है। पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन बिल्कुल। हमने एग्रीकल्चर को जो है ना, वो रियल स्टेट कंट्री बना दी है। कि एग्रीकल्चर को काट काट के रियल स्टेट में हमने वो जो है ना, वो कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन एक्चुअली जो है बिल्कुल। ना, हम फिर भी अगर किसान खुशहाल होगा ना, मुशर्रफ ने क्या किया था, उसने किसान को सब्सिडाइज किया था। बिल्कुल। जब इस पे कोई किसान शक नहीं। खुश होता है, वो मार्केट में पैसा, जब वो मार्केट में पैसा लगाता है, सारे रोजगार उसी से, एक मिडल मैन की भी दुकान उसी से चलती है। देहातों में देखें, जो भी अभी भी मोस्टली, हम अब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा 40 to 45% जो है ना, हमारी नेशन जो है वो एग्रीकल्चर से जो बिलोंग करती है। लेकिन अगर एक पाइपलाइन को चलाएं, एक रूट को पकड़ें, तो किसान ही उसको लेके ऊपर जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ फ्यूल प्राइसेस इसलिए कह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो प्रोडक्शन करते हैं, जितनी भी करते हैं, वो फ्यूल पे होती है या इलेक्ट्रिसिटी पे होती है। तो जब भी फ्यूल बिल्कुल। महंगा होता है या बिजली महंगी होती है, तो वो कास्ट जो है वो किस पे पड़नी है? वो उसी प्रोडक्शन पे पड़नी है जो फाइनल गुड्स उसने हमें देनी है। हम्म। तो वो अल्टरनेट हम ही से निकलने हैं पैसे सारे। बिल्कुल। तो इसमें ये जिन बताएंगे। लोगों जी जी बोलें। जिन लोगों की इनकम ज्यादा हो, उसको उस पे टैक्स लगा देना चाहिए। इससे मतलब क्या होगा कि उनकी आपके हिसाब से ये सबसे आसान तरीका है। जी, मेरे ख्याल से ये सबसे सिंपल वेज हैं जो किए जा सही। सकते हैं। हाँ, एक और भी चीज है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि अक्सर हमारे पाकिस्तान में ना अलमिया है, कि जो है ना, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जाते तो हैं किसी जगह पे विजिट करने, यानी प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कि अफगानिस्तान में अक्सर आपने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखी होंगी कि उनके वजीर वजीर जो हैं, या जो उनके जो मिनिस्टर्स हैं, वो मार्केट विजिट करते हैं। मार्केट विजिट करने से वो देखते हैं कि जितनी इसकी प्राइस हमने फिक्स की है, उतने में ये सेल आउट कर रहे हैं या नहीं। नहीं, बल्कि तो ये हमारे तो स्टॉकिंग भी एक ना ये मसनूई। चीज, इत्तेहाद साहब, ये चीज तो हमारे इस्लाम में भी है कि पुराने दौर में हम सुनते थे कि जो काजी लोग होते थे वो जाके बाजार में देखते थे कि जो चीज हुकूमत की तरफ से जितने ग्राम की बताई गई है या जो उसकी क्वांटिटी बताई गई है, आया वो उसी क्वांटिटी में उसी रेट में मिल रही है या उससे लो में मिल रही है। तो वो मतलब उसके खिलाफ इकदाम भी करते थे अगर वो उनके मेयार के ऊपर नहीं होती थी। ये तो हमारे इस्लाम में भी है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर लेना हाँ, चाहिए। हमारी हालत भी अभी इसी वजह से ऐसी है कि हमने जो अपनी चीजें जो है, जो लोग दूसरे यूरोपियन कंट्रीज या जो गोरा जो है ना, वो उनको अडॉप्ट कर रहा है, जो हम छोड़ चुके हैं। हम्म। तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है, मार्केट विजिट करना चाहिए डेली। उनको उनका क्या काम है, कमिश्नर का या डीसी का क्या काम है, कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म एक बनाना चाहिए। वो चेक करें कि इतने में दे रहे हैं कि नहीं, वो खाली लिस्टें लगी हुई हैं नाम की। बिल्कुल फिर ऐसे ही एक है। मसनूई इन्फ्लेशन जो लोग, अभी जैसे वीट है, गवर्नमेंट कोई छापे नहीं मार रही, कोई कुछ नहीं कर रही, लोगों ने बेशुमार गंदम जो है वो स्टोर की हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बल्कि खुद तो यकीन माने बैरिया टाउन का कितना बड़ा नाम है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर रियल जी एस्टेट जी। इंडस्ट्री में। बैरिया टाउन का एक बहुत बड़ा नाम है। वहां पे एक सुपर मार्ट स्टोर के ऊपर आटे की शॉर्टेज है, और वहां पे जो कह लें कि एक आम गरीब को छोड़ें, जो हमारे साथ मैम है, हमारी एचआर की हेड है वो, ठीक है, वो लाइन में खड़े होके आटा ले रही हैं। ठीक है, और आटे का जो तोड़ा है वो वहां पे मिल रहा है आपको 1500 रुपए का, सिर्फ 5 किलो का तोड़ा। और वही आटा अगर हम चक्की से जाके लें 5 किलो का, तो वो हमें मेरे ख्याल में जो है ना 250 300 का या 400 का मिलेगा।
अब यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना कि ये मसनूई इन्फ्लेशन जो है ना, ये जो लोग हैं स्टॉकिस्टिक जो स्टॉक करते हैं, हाँ जी, तो ये स्टॉक, ये इस चीज को हमें कंट्रोल करना चाहिए। ये सबसे इजी वेज है। आपके पास रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, ठीक है। आप चले, मैं ये समझता हूँ कि आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते अभी, हमारे पास हम्म। रिजर्व्स नहीं है, लेकिन जो हाई इनकम लोग हैं, इनकम लोग जिनकी ज्यादा इनकम है, जिन लोगों की ज्यादा इनकम है, उन पे टैक्स लगाएं। उनको टैक्स लगा के वो जो रकम बचेगी, जो कलेक्ट होगी, उससे अपना डेफिसिट पूरा करें। हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि जो अमीर है वो टैक्स कम देता है, बल्कि वो टैक्स की छूट है उसको। देता ही नहीं है। और जो मिडल मैन है, ठीक है, उसने हर चीज पे टैक्स देना है। उसने एक मतलब माचिस खरीदनी है ना, उस पे भी टैक्स देना है। बिल्कुल इसी तरह है सर, इसी तरह है। अभी अगर जो बड़ा आदमी है ना, यहाँ पे रूल ये है कि जिसकी जितनी अच्छी इनकम है वो फाइलर हो जाए, उसको डिस्काउंट मिल जाता है। जिसकी जितनी इनकम कम है वो फाइलर उसे होने की जरूरत नहीं है, वो फिर भी टैक्स दे रहा है। मेरे ख्याल में तो जिसकी कम सैलरी है उसको फाइलर होना चाहिए, जिसकी ज्यादा है उसको नॉन फाइलर। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जिसकी ज्यादा इनकम है उसको फाइलर। मैं नहीं तो होना ये चाहिए। चाहता हूँ, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो ये होना चाहिए कि हमें जो है ना, हर बंदे को जो है ना टैक्स नेट में लेके आना चाहिए। और ये दूसरी प्रोडक्ट जो हम हर एक चीज भी हमने टैक्स ठोका हुआ है ना, ये खत्म होना चाहिए। जस्ट आपने एक दिन में, आपने 30,000 रुपया आपकी सैलरी है, आपने 30,000 के मुताबिक आपके एम्प्लॉय जहां आप जॉब करते हैं उससे टैक्स कलेक्ट हो। बिल्कुल। ये सिस्टम होना चाहिए। यानी कि ना कि इंडिविजुअल, जिस जिस एम्प्लॉयर ने जितने जितने एम्प्लॉयज रखे हैं, जितनी जितनी वो उनको सैलरी देते हैं, उसके हम्म। मुताबिक वो एम्प्लॉयर टैक्स एम्प्लॉय का खुद पे करे। और बाकी तमाम चीजों पे टैक्स खत्म हो जाना चाहिए, जैसे यूरोप में है हाँ ऐसे ही है कि वहां भी। आप कितनी, आपने अगर डेली का 100 यूरो कमाया है, आपने 35 जो यूरो जो है वो आपने टैक्स देना है। और उन्होंने मालिक से कलेक्ट करना है, हम्म। जिसके पास बंदा काम करता है। बाकी किसी चीज पे टैक्स ना लगाए। टैक्स कलेक्शन ही ठीक इसी तरह ठीक होगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो गवर्नमेंट उनका टैक्स दे, उनकी सैलरी से डिडक्ट करके बाकी उनको दे। लेकिन तो अगर ये सिस्टम, मुझे एक चीज की समझ नहीं आती है। ठीक है। अब ओल्ड एज बेनिफिट का एक कॉलम बना होता है, हमारी जो पे स्लिप आती है ना उस पे ईओबीआई लिखा होता है। लेकिन मुझे नहीं समझ अभी तक इस चीज की समझ आई कि एक प्राइवेट कंपनी का ईओबीआई के साथ क्या ताल्लुक है। चलो गवर्नमेंट की समझ आती है कि उन्हें ओल्ड एज बेनिफिट मिलता है, उनको पेंशन मिलती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो पेंशन का नाम ही नहीं है, तो फिर वो ईओबीआई क्यों है? इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस मिलती नहीं है। तो भी यही जो है वो एक अलहदा गवर्नमेंट का अदारा है, वो एक अलहदा, उसमें आप प्राइवेट फर्म जो भी रजिस्टर्ड है, जो भी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, उसके एम्प्लॉइज को आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके उसका जितनी भी फंडिंग होती है या जितनी भी कंट्रीब्यूशन होती है, वो एम्प्लॉयर ही पे करता है आपकी सैलरी से डिडक्ट करके। और वो जब आप, हम एक्चुअली ना हमारा एक इशू है, मैं देखे, मैंने भी 10 साल बैंकिंग में जॉब की। तो उसके हम्म। बाद जो है, यानी मैंने जो है वो स्टडी वाला रूट लिया। तो अब रिसर्चर हूँ इसमें जो है फाइनेंस में ही। तो एक्चुअली मैं ये चीज, मैंने 10 साल जो है ना वो मैंने ईओबीआई फंड कटवाया, 10 साल मेरी सैलरी से कटता रहा, लेकिन मैंने क्लेम ही नहीं किया। दस नहीं, साल का ईओबीआई मैंने क्लेम नहीं किया। तो हालांकि क्लेम। मुझे, मेरा करना चाहिए, हम क्लेम ही ना करते। समझ लें सही। वो वैसे ही जो है ना वो उसको जो है उसके लिए वो ऐसा हमारे जो है ना वो एक मेमना है हमने पाला हुआ, कि जिसके लिए फूड भी उसके जो है ना ढोल के आती है, ठीक है, उसको वाटर भी उधर ही मिलता है, उसे जाना भी नहीं हम्म। पड़ता किसी जगह पे, ठीक है, उससे लेने भी उसको ये भी डर नहीं है कि उसको किसी ने जो है ना ज़ब्ह कर लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो ओल्ड एज बेनिफिट समझ लें, वो 100 100 200 रुपया जितना भी काटते हैं वो, ठीक है, 300 400 मैक्सिमम सैलरी पे जो है ना वो इतना ही हो सकता है। तो वो सारे का सारा गवर्नमेंट फ्री में काट रही है। तो अगर टैक्स मैकेनिज्म बनाना है, टैक्स मैकेनिज्म इसी तरह ही हम ठीक हो सकते हैं। सैलरीड पर्सन जितने भी हैं, उनका जो है ना एम्प्लॉयर पे करे,
ठीक है, हमारा एक वेज मैकेनिज्म होना चाहिए, वेज सेटलमेंट होनी चाहिए। हम अनाउंस तो कर, मिनिमम वेज होनी चाहिए 25,000, मिनिमम वेज होनी चाहिए। कौन देता है 25,000 पे 30,000? सर कोई भी नहीं दे रहा। अपनी ऐसी मर्जी। यहाँ पे ऐसी ऐसी कंपनीज भी हैं कि जो 10-10 हजार पे दे रही हैं, 12 हजार दे रही हैं, 8। मैं कहता हूँ उनके घर का गुजारा कैसे होता होगा जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। इन्फ्लेशन में मुझे ये बताएं, सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो पर्सन हुए हैं ना, सबसे ज्यादा इफेक्टेड इफेक्टेड जो लोग हुए हैं वो सैलरीड पर्सन हुआ है। सबसे इसी ज्यादा तरह। इफेक्ट जिनको हुआ है। सही है। और पढ़ के मिडल मैन जिसने अपनी सेविंग को 2-4 लाख रुपया बैंक में रखी हुई थी ना, आज उसकी वैल्यू, अगर उसने 5 लाख रखा था ना, आज उसकी वैल्यू 3 लाख रह गई है। हम्म। लेकिन वो रोज यही सोचता है कि उसका 5 लाख बैंक में पड़ा है, लेकिन एक्चुअली जो है उसका बैंक में जो है वो 3 लाख रह गया। डेफिनेटली सी बात है, इन्फ्लेशन ज्यादा हुई है तो वो वैल्यू डाउन हो गई है उसकी। इन्फ्लेशन ने हर सेक्टर को हिट किया है। इन्फ्लेशन ने रियल एस्टेट को हिट किया है, इन्फ्लेशन ने बैंकिंग सेक्टर को हिट किया है। ठीक है, इन्फ्लेशन ने एक पुअर को हिट किया है, एक जो जो मेसन है उसको उस तक हिट किया है। सही। लोग जो बच्चे अपने एजुकेशन में 10% तक राइज हो गया एजुकेशन में इन्फ्लेशन। इस वक्त एजुकेशन की इन्फ्लेशन 10.8% है। वो बहुत ज्यादा है ये। मेरे ख्याल में इसको 1 से भी नीचे होना चाहिए। ठीक है ना, जबकि प्रीवियस ईयर्स में 7 के राउंड बोर्ड। हमारे मुल्क की, अगर हमारे लिए जो बेस्ट है इन्फ्लेशन होनी चाहिए इन्वायरमेंट में, हम्म, किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए सूटेबल इन्फ्लेशन जो है वो 7 to 8% है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च। कि बिल्कुल। सबसे ज्यादा सूटेबल फिगर करती है वो हमारी क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, कि जो थोड़ी थोड़ी और सिंगल डिजिट, डबल डिजिट बिल्कुल। इन्फ्लेशन हमें सूट नहीं। वो हमारी तबाही है। जब तक आप सिंगल डिजिट में रहेंगे आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपका जीडीपी ग्रो करेगा। जब जीडीपी नहीं है, आपकी ग्रोथ ही नहीं है, आप आपकी प्रोडक्शन सेक्टर ही बंद ठप पड़ा हुआ है, आपने क्या प्रोड्यूस करना है और क्या आपने लोगों को रोजगार देना है? बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ बताइएगा कि जो इसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स आते हैं जिसमें हमारी कह लें कि स्टॉक मार्केट आ गई है, इसी तरह हमारी ऑयल मार्केट है, और इसके साथ आगे कह लें कि जो हमारा ज़र मुबादला जिसे कहते हैं या शर मुबादला कहा जाता है, ये कैसे असरअंदाज होते हैं मतलब किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर? ये डायरेक्टली होते हैं या इनडायरेक्टली होते हैं? तो इसमें जो उनसे पॉलिसी देखें अगर साज़ी जो की जाती है वो कैसे की जाए कि अगर इसका असर भी हो तो वो डायरेक्टली जो है ना नीचे तबके तक ना आए, ऊपर तबके तक ही रहे? देखिए, जब अगर हम बात करें ना कि इंटरनेशनल लेवल की ग्लोबली, तो हुँ, हुँ। सबसे ज्यादा हमें करता है ना वो यूएस डॉलर है। सबसे ज्यादा जो हिट करता है, जब यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, तो वो लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है पाकिस्तान में, वो सारे का सारा पैसा निकाल के यूएसए में डिपॉजिट करवा देते हैं। हमारी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। यानी बिल्कुल। पॉलिसी यूएस ने बनाई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। उन्होंने क्या किया कि आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, पैसे हमारे चले गए इधर से, जो लोगों ने इधर इन्वेस्ट किया हुआ था। बिल्कुल। जिस हद तक बात आपने की कि अगर दूसरी कंट्रीज की स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। जब हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होगी तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग करते हैं यार मैं 2-4 अरब जो है इधर लगा दूं इस स्टॉक मार्केट में, इसका पता नहीं है कल क्या हो जाना है। तो बिल्कुल ऐसे हमारी ही है। सिचुएशन जो है एक ऐसे ही है। सही। कल को क्या होना है, क्या पॉलिसी आनी है, कौन सी गवर्नमेंट बननी है, क्या होना है क्या नहीं, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो है इन्वेस्टर का जो है ना कॉन्फिडेंस शेक है। बिल्कुल वो ऐसे कैसे ही है। इन्वेस्ट करेगा? सही। आप बताएं कि आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक बंदा बीमार पड़ा है, हुँ, हुँ। ठीक है, उस वाले आ जाते हैं कि वो ही एक इकलौता कमाने वाला है, उसके घर वाले आ जाते हैं कि 2 लाख रुपया दे दें, हमने इसका ट्रीटमेंट कराना है, जबकि आप समझते हैं कि इसने 2-4 दिन बाद मर जाना है, तो आप 2-4 लाख उसको देंगे? जबकि रिटर्न भी, हाँ, खुदा खौफी कर मुसलमान आप दे देंगे। लेकिन बिल्कुल अगर ऐसे ही है। अगर आप सही कहा। अगर जनरल चीज सोचे तो आप कभी भी नहीं देंगे, आपको पता है हुँ। यार कि इसमें 2-4 दिन।
पाकिस्तान का हाल भी उसी जो है ना, वो बेड पे जो बड़ा बंदा है ना, जिसकी 2-4 दिन एज है, जिसका पता ही नहीं है इसने कब इसका आखिरी सांस आ जाना। हुँ, तो हम बिल्कुल। वो रेड लाइन पड़े हैं कि हमें बाहर से कौन देगा फंडिंग। फिलहाल तो मुश्किल लग रही है। हमें जो हमें सऊदी अरब प्रोटेक्शन देता है, हमें यूएई, चाइना जो प्रोटेक्शन देता है, वो सिर्फ रिजर्व की हद तक है। समझ लें वो ऑक्सीजन है एक, वो ऑक्सीजन सिलेंडर की निस्बत जैसे होता है कि वो हमें ऑक्सीजन लगाता है थोड़ी सी, हम थोड़ी देर सांस लेते हैं, थोड़ी देर चलते हैं, फिर वो खींच लेते हैं, दोबारा फिर लगा दी जाती है। मतलब सेम इसी समझ तरह लें ही है। कि पाकिस्तान की सिचुएशन उस मरीज की तरह है जिस तरह वो स्ट्रेचर के ऊपर वेंटिलेटर पे पड़ा है, बस। जी बिल्कुल, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, सेम सही, वर्ड्स में वही है। ठीक हो ठीक गया। है ना? अच्छा, तो आगे अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो टाइम भी शॉर्ट है थोड़ा सा। अ, अभी जो पाकिस्तान में महंगाई का जो नुक्ता नज़र है वो क्या है, ठीक है? और आगे जो आने वाले हालात हैं उसके लिए एक आम जो आदमी है, एक आम पर्सन है, एक कह लें कि मिडिल क्लास पर्सन है, वो कैसे तैयारी कर सकता है कि वो सर्वाइव कर सके इस इन्फ्लेशन के अंदर, इन केस अगर ये यहीं कांस्टेंट रहती है तो? देखिए, अगर तो कांस्टेंट रहे ना, तो फिर तो लोग जो है इसका कोई ना कोई हल ढूँढ लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये जो है ना स्टेबल रहेगी। हम्म। अगर आपके होते हैं, तो कभी भी जो है ना निगरान जब भी हुकूमत आती है, तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता। ठीक है? ये ऊपर जाएगी इन्फ्लेशन अभी, और डॉलर सही। प्राइस भी ऊपर जाएगा। जब डॉलर प्राइस ऊपर जाएगा तो महँगाई आएगी नीचे। जब सही। हमें इम्पोर्ट करने के लिए जो है ना, यानी महँगाई बढ़ेगी और बढ़ेगी। और जब हमें डॉलर जो है हमें पे करने पड़ते हैं इम्पोर्ट पे, तो फिर पाकिस्तान में डॉलर्स का एक भी एक जब हमें डॉलर चाहिए होंगे, डॉलर का शॉर्टफॉल आएगा, तो डेफ़िनेटली हमारे पैसे की जो कदर है ना, वो हमारा पाकिस्तानी रुपीज़ डेप्रिशिएट होगा। ठीक है? बिल्कुल। इसमें ये है कि आपके पास जितने पैसे हैं, उसको इन्वेस्ट कर दें। डॉलर पे या किसी बिजनेस आज पे? किसी जगह पे भी जहाँ पे आपको खतरा नहीं है, जहाँ पे लो रिस्क है, उस इन्वेस्ट भी इस तरह करें। अगर आप और भी मिनिमाइज़ करना चाहते हैं अपने रिस्क को, तो ग्रुपिंग की शक्ल में किसी प्रॉपर्टी में या किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि प्रॉपर्टी का जो होता है ना रेट ऑफ रिटर्न, वो प्लस इन्फ्लेशन आता है। सही है। प्रॉपर्टी आरओआई अच्छा आता है ना उसका? एडजस्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन होती है उसमें। मतलब हम उसे यानी अगर प्रॉपर्टी की लैंग्वेज में इसको आरओआई कहा जाता है ना? जी, जी। तो वो उसमें यानी कि आप कंबाइन कर लें ग्रुप 4-5 बंदे मिल के, अगर 5 लाख 10-10 लाख रुपए हम ला के अगर आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो डेफ़िनेटली जो है ना वो आपकी समझ लें कि एक चीज़ रुक जाएगी उधर। अब सही। आपको कल वो इन्फ्लेशन कम होती है, तो वो आपका जो है ना आउटपुट आपको आपको देगी, आपका लॉस नहीं होगा। अगर आप वैसे आपने आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने रखी हुई है, वैसे ही पैसे पड़े हैं, तो समझ लें वो डे बाय डे डिवैल्यूएट हो रहे हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। एक तो ये करना चाहिए। दूसरा ये है कि मार्केट गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि नए प्रोजेक्ट्स कोई भी जो है नए लोगों को जो मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस कम कर दे। कोई हम्म। बैरियर किसी की ना लगाए, ताकि वो मार्केट में नए जो हैं वो बिज़नेस स्टार्ट करें, लोगों को रोज़गार मिले, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ठीक हो एक तो गया। ये करना चाहिए, ठीक है? और लास्ट पे ये मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को लॉज़ बनाने चाहिए और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, उनको मार्केट को अच्छी तरह स्ट्रिक्टली वॉच करना चाहिए। बिल्कुल। जब स्ट्रिक्टली वॉच करेंगे, तो उसका फ़ायदा एक पुअर मैन, एक मिडल मैन, एक लेमैन को होगा। सही हो गया। बहुत शुक्रिया इतहाद साहब, आपने हमें अपने कीमती वक़्त में से थोड़ा-सा टाइम दिया और जो कन्फ्यूज़न थी, मेरी अपनी भी कन्फ्यूज़न्स थी और बाकी जो लोग हैं हमारे नाज़रीन उनमें भी डेफ़िनेटली काफ़ी लोगों की कन्फ्यूज़न्स होंगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का हमें। तो नाज़रीन, आपने देखा और सुना भी
कि इरफान साहब ने क्या बातें की, किन चीज़ों को कहा कि हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए, एक आम पर्सन को क्या करना चाहिए। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो उसको क्या कहाँ आपने इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से करना है। उन्होंने हर एक चीज़ को बिल्कुल बहुत ही आसान अल्फाज में एक कह लें कि तशरीह कर दी है उन अल्फाज की कि जो हम कहते हैं कि एक आम आदमी उसको नहीं समझ सकता। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और उसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं आप भी आगे इंटरव्यू देना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे और हमारे ईमेल पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको अपनी वीडियो के अंदर ला सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।